मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, प्रकृति में गहराई से देखो और तब तुम सब कुछ बेहतर समझ पाओगे। बिल्कुल। ये शब्द आज की हमारी चर्चा के लिए एकदम सही बैठते हैं। हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जो हाल में इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों में भी छपी और जिसने पर्यावरण पर नजर रखने वालों का ध्यान खींचा है। हाँ, आइसलैंड वाली खबर। जी हाँ, आइसलैंड, वो देश जो अब तक दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में था जहां जंगली मच्छर नहीं पाए जाते थे, पर अब लगता है स्थिति बदल गई है। जी, बदल गई है। हाल ही में वहां पहली बार जंगली मच्छरों की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। आज हम इसी खोज की गहराई में उतरेंगे। सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक घटना के आइसलैंड और आप कह सकते हैं पूरी दुनिया के लिए क्या मायने हैं। बिल्कुल, खासकर जब हम इसे बदलते मौसम और बढ़ते ग्लोबल कनेक्शन के नजरिए से देखते हैं। हाँ, हमारा मकसद यही है कि कैसे एक छोटी सी स्थानीय घटना बड़े पर्यावरणीय बदलावों की तरफ इशारा कर सकती है। ये जानकारी उन लोगों के लिए खास तौर पर जरूरी हो सकती है जो वैश्विक रुझानों और उनके असर को समझना चाहते हैं, जैसे यूपीएससी की तैयारी करने वाले। सही कहा। इस विश्लेषण में मेरा साथ देने के लिए विशेषज्ञ मौजूद है। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं। इसकी शुरुआत होती है आइसलैंड के एक आम नागरिक से। एक कीट उत्साही है ब्jörn हल्टासन। हाँ, उनका नाम आया है खबरों में। जी, वो कई सालों से अपने बगीचे में कीड़ों को पकड़ने के लिए एक बड़ा ही मजेदार तरीका अपना रहे थे, वाइन रोप का इस्तेमाल। वाइन रोप, ये क्या होता है? ये मतलब एक रस्सी होती है जिसे चीनी मिली रेड वाइन में भिगोकर लटका दिया जाता है। अच्छा, मीठी चीज कीड़ों को खींचने के लिए। हाँ बिल्कुल। आमतौर पर इस मीठी गंध वाली रस्सी की तरफ पतंगे मतलब मॉथ्स खिंचे चले आते हैं। हिंस आल्टसन इसी तरह स्थानीय कीटों को देखते रहते हैं, लेकिन पिछले हफ्ते गुरुवार को उनकी नजर एक ऐसे कीट पर पड़ी जो सामान्य नहीं था। क्या वो एक मच्छर था? आइसलैंड जैसी जगह के लिए ये तो बड़ी अजीब बात थी। हाँ बिल्कुल। उन्होंने फौरन उसकी तस्वीर ली और उसे आइसलैंड के प्राकृतिक विज्ञान संस्थान के कीट विज्ञानी मथियास एस एल्फ्रेडसन को भेज दिया। और यहाँ बात सिर्फ तस्वीर भेजने तक ही नहीं रुकी। एल्फ्रेडसन ने इसे गंभीरता से लिया। अच्छा। जी हाँ, तस्वीर से शक तो हुआ, लेकिन पुष्टि के लिए वो खुद हिल्स आल्टसन के रेक्जाविक के पास वाले बगीचे में गए। ओ, वो खुद गए? हाँ, और वहां जाकर उन्होंने न केवल उस कीट की पुष्टि की, बल्कि उन्हें कुल 3 मच्छर मिले, 2 मादा और 1 नर। 3? एक नहीं 3? जी 3। और 1 नर और 2 मादा का मिलना ये इसलिए भी अहम है क्योंकि ये दिखाता है कि शायद वहां प्रजनन भी हो सकता है। सही बात है। ये आइसलैंड के लिए वाकई बड़ी खबर है। सोचिए, एक देश जो अपने मच्छर मुक्त पहचान के लिए जाना जाता था, हाँ, वहां अब जंगली मच्छरों की पहली आधिकारिक पुष्टि हो गई है। प्राकृतिक विज्ञान संस्थान ने मंगलवार को इसकी घोषणा भी कर दी। और ये पता चला कि ये कौन सी प्रजाति है? हाँ, एल्फ्रेडसन और उनकी टीम ने इन मच्छरों की पहचान कुलिसेटा एन्युलाटा, ये नाम सुना वसा नहीं लग रहा? ये कोई एकदम नई या अनजान प्रजाति नहीं है। ये उत्तरी यूरोप के जो नॉर्डिक देश हैं वहां पहले से ही पाई जाती है। अच्छा। और इसकी एक खास बात है, ये 0 से नीचे के तापमान को भी काफी हद तक झेल सकती है। ओह, तो मतलब ये कोई ऐसी प्रजाति नहीं है जिसे सिर्फ गर्म मौसम चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये ठंडे मौसम के लिए अनुकूलित है। ये जानना तो वाकई दिलचस्प है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि सिर्फ ये 3 मच्छर मिलना, क्या ये बस एक इत्तेफाक है या ये किसी बड़े बदलाव का संकेत है? हाँ, ये अहम सवाल है और इस पर आइसलैंड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एमिरेटस हैं गिस्ली मार्गिसलासन। वो जलीय कीटों के विशेषज्ञ हैं। जी। उनका कहना है कि पिछले लगभग 4 दशकों में, मतलब करीब 40 सालों में, आइसलैंड में सामान्य तौर पर कीटों की संख्या और उनकी किस्में दोनों बढ़ी हैं। 40 सालों में कीट बढ़े हैं? हाँ, ऐसा उनका अवलोकन है। और क्या ये उसी समय हुआ है जब आइसलैंड बाहरी दुनिया से ज्यादा जुड़ गया है, जैसे टूरिज्म बढ़ा है, शिपिंग बढ़ी है? बिल्कुल सही, यही कनेक्शन है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन बढ़ा है, कार्गो शिपिंग में बहुत इजाफा हुआ है। हाँ, आजकल तो बहुत लोग जाते हैं आइसलैंड घूमने। जी, अनगिनत विमान आते जाते हैं, बड़े बड़े क्रूज जहाज यात्रियों को लाते हैं, मालवाहक जहाज सामान पहुंचाते हैं, और ये सब अनजाने में ही सही छोटे छोटे जीवों को, जैसे कीड़ों को या उनके अंडों को, हाँ, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जरिया बन जाते हैं। कीड़े सामान में छिपकर विमानों के कार्गो होल्ड में या जहाजों की किसी कोने में सफर कर सकते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक साइड इफेक्ट हुआ, आप कह सकते हैं। ये वैश्वीकरण का एक ऐसा नतीजा है जिसके बारे में हम शायद ज्यादा सोचते नहीं।
इंसान तो आसानी से दुनिया भर में घूम रहे हैं, लेकिन हमारी वजह से अब दूसरी प्रजातियां भी वो भौगोलिक बाधाएं पार कर रही हैं जो उन्हें हजारों सालों से रोके हुए थी। और ये बात कि ये मच्छर रेक्सयाविक के पास मिले, राजधानी के पास, और जहां अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोई संयोग नहीं लगता। बंदरगाह के पास इनका मिलना इस संभावना को और मजबूत करता है कि ये मच्छर बाहर से ही आए हैं, शायद किसी जहाज के जरिए या विमान से। हाँ, ये हो सकता है। सोचिए, किसी कंटेनर शिप में या किसी टूरिस्ट के सामान में ये मच्छर या उनके लार्वा आ गए हों और आइसलैंड पहुंचने पर उन्हें बाहर निकलने का मौका मिल गया। ये दिखाता है कि हमारी जो परिवहन व्यवस्थाएं हैं वो कैसे अनजाने में प्रजातियों को फैला सकती हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ तो ये बाहरी प्रजातियों के आने के रास्ते खुल रहे हैं और दूसरी तरफ आइसलैंड का अपना माहौल भी बदल रहा है। हाँ, ये दूसरा बड़ा फैक्टर है, जलवायु परिवर्तन। हाँ, क्लाइमेट चेंज। अब ये कोई दूर की बात नहीं रही वहां के लिए। हमने सुना था ओक्सियोकुल ग्लेशियर के बारे में। जी, ओक्सियोकुल। वो पूरी तरह पिघल गया और अब उसे ग्लेशियर का दर्जा भी नहीं हासिल है। कितनी दुखद बात है। और सिर्फ बर्फ ही नहीं पिघल रही, औसत तापमान भी बढ़ रहा है। इसके कारण कुछ आक्रामक पौधे पनप रहे हैं जो वहां के जो नाजुक स्थानीय पौधे हैं उनके लिए खतरा बन गए हैं। तो जैसा कि प्रोफेसर गिस्लासन ने भी इशारा किया था, मतलब कि तापमान बढ़ने से गर्म इलाकों की प्रजातियों के लिए आइसलैंड में टिकना आसान हो रहा है। बिल्कुल। पहले शायद कोई कीट आइसलैंड पहुंच भी जाता तो कड़ाके की ठंड में उसके जिंदा रहने या बच्चे पैदा करने की उम्मीद बहुत कम होती, लेकिन अब मेहमान है या ये वहां स्थायी रूप से बस सकते हैं। हाँ, और यहीं पर जलवायु परिवर्तन एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। देखिए, गर्म होता मौसम न केवल वयस्क मच्छरों के जिंदा रहने के समय को बढ़ा सकता है, बल्कि उनके जीवन चक्र को भी तेज कर सकता है। और सबसे जरूरी बात, अगर सर्दियां हल्की हों या जमीन कम समय के लिए जमे तो पानी के स्रोतों में उनके लार्वा के जिंदा रहने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा। कुलिसेटा एन्युलाटा वैसे भी ठंड सहने वाली प्रजाति है, जैसा हमने कहा। हाँ। लेकिन गर्म होते आइसलैंड में उसके लिए पनपना और भी आसान हो जाएगा। तो क्या दूसरे विशेषज्ञ भी ऐसा ही मानते हैं? हाँ, एक डच मच्छर विशेषज्ञ हैं, बार्ट नोल्स जी। मलेरिया वर्ल्ड के संस्थापक भी हैं वो। मतलब ये कोई हैरानी की बात नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण हम दुनिया भर में प्रजातियों को उनकी सामान्य भौगोलिक सीमाओं से बाहर फैलते हुए देख रहे हैं। मतलब एक ग्लोबल पैटर्न है। बिल्कुल। इसलिए मच्छरों का आइसलैंड जैसी असंभावित जगह पर दिखना इसी ग्लोबल पैटर्न का हिस्सा है। ये पूरी तरह संभव है कि ये मच्छर कम से कम कुछ समय के लिए ही सही आइसलैंड में अपनी आबादी बना ले और अगली पीढ़ी पैदा करें। ओह। हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि भविष्य में ऐसी और भी प्रजातियां आइसलैंड पहुंच सकती हैं, और ये कुलिसेटा एन्युलाटा तो वहां की बदलती जलवायु में शायद टिक भी जाए। तो मतलब ये हुआ कि ग्लोबलाइजेशन उन्हें वहां पहुंचने का रास्ता दे रहा है। हाँ, और जलवायु परिवर्तन उनके टिकने के लिए माहौल बना रहा है। बिल्कुल सही। ये दोनों ताकतें मिलकर काम कर रही हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वहां के वैज्ञानिक, वहां की सरकार, वो इस नई स्थिति से कैसे निपटेंगे? क्या ये सिर्फ 3 मच्छर थे या और भी हैं जिनका पता भी नहीं चला? यही अब सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये सिर्फ एक बार की घटना है या एक नई स्थायी आबादी की शुरुआत हो चुकी है? इसका पता कैसे चलेगा? इसके लिए और ज्यादा निगरानी और शोध की जरूरत होगी। उन्हें ये देखना होगा कि क्या ये मच्छर प्रजनन कर रहे हैं, क्या उनकी संख्या बढ़ रही है और वो द्वीप के किन हिस्सों में फैल रहे हैं। ये आसान नहीं होगा शायद। नहीं, आसान काम नहीं है। खासकर आइसलैंड जैसे देश में जहां आबादी कम है और कई इलाके दुर्गम हैं, वहां पहुंचकर निगरानी करना मुश्किल है। तो इस खोज का महत्व सिर्फ आइसलैंड तक ही सीमित नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका महत्व बहुत व्यापक है। ये घटना एक माइक्रोस्कोप की तरह हमें दिखाती है कि कैसे तेजी से बदलता हुआ जलवायु और इंसानी गतिविधियों से बढ़ा हुआ वैश्विक जुड़ाव हाँ, दुनिया भर के पारिस्थितिक तंत्रों को, मतलब इकोसिस्टम्स को, इकोसिस्टम यानी किसी खास इलाके के सभी जीव जंतु, पौधे और उनके पर्यावरण का पूरा जाल। जी हाँ, ये हमें आक्रामक प्रजातियों के फैलाव की चुनौती और स्थानीय जैव विविधता पर उनके संभावित असर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। मतलब वहाँ के जो मूल जीव जंतु और पौधे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा। और ये उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो पर्यावरण, भूगोल या वैश्विक मामलों में रुचि रखते हैं, है ना? बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक दूर दराज के द्वीप पर होने वाली एक छोटी सी घटना, जैसे कुछ मच्छरों का मिलना, असल में बड़े वैश्विक रुझानों का, जैसे जलवायु परिवर्तन और वैश्वीकरण का एक प्रतिबिंब है। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया कितनी आपस में जुड़ी हुई है। हाँ, और कैसे एक जगह के बदलाव का असर
दूसरी जगहों पर भी पड़ सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम इन बदलावों को समझने और उनका सामना करने के लिए कितने तैयार हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ मच्छरों की बात नहीं है, ये किसी भी नई प्रजाति के आने पर लागू होता है। जैसे क्या वो नई प्रजाति स्थानीय प्रजातियों से मुकाबला करेगी? क्या वो कोई नई बीमारी लाएगी? क्या वो मौजूदा फूड चेन को गड़बड़ा देगी? ये सभी सवाल अहम हैं जब कोई नया जीव किसी नए माहौल में आता है। और ये कुलिसेटा एनोलाटा मच्छर, क्या ये खतरनाक है? मतलब बीमारियां फैलाते हैं? देखिए, फिलहाल ये ज्ञात है कि ये इंसानों को काट तो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इन्हें बीमारियों का कोई बड़ा वाहक नहीं माना जाता। फिर भी स्थानीय परिस्थितियों में उनके असर का अध्ययन करना जरूरी होगा। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा का सार ये है कि आइसलैंड में जंगली मच्छरों की पहली पुष्टि, भले ही अभी सिर्फ 3 मच्छरों की है, एक सांकेतिक घटना है। जी, एक सिंबॉलिक इवेंट है। ये जलवायु परिवर्तन और वैश्वीकरण के उन शक्तिशाली और अक्सर अनदेखे प्रभावों को उजागर करती है जो हमारी पृथ्वी पर जीवन को लगातार नया आकार दे रहे हैं। ये एक चेतावनी भी है कि पर्यावरण में बदलाव अप्रत्याशित तरीकों से सामने आ सकते हैं। बिल्कुल। और मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर वो सोच सकते हैं। जरूर। जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, तापमान बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रही है, व्यापार और यात्रा बढ़ रही है, हम अपने आसपास के माहौल में, अपने स्थानीय इकोसिस्टम में ऐसे और कितने पहले देखने की उम्मीद कर सकते हैं? पहली बार किसी नए कीट का दिखना। हाँ, या पहली बार किसी परिचित पक्षी का गायब होना, पहली बार किसी पौधे का बेवक्त खिलना। और इन अनगिनत पहलों की निगरानी करने, उनके महत्व को समझने और अगर जरूरत हो तो उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कितने तैयार हैं? ये सवाल सिर्फ आइसलैंड के लिए नहीं, हम सबके लिए बढ़ती हुई तात्कालिकता का सवाल है। निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। उम्मीद है आपको आज के इस विश्लेषण में कुछ नया जानने को मिला होगा। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य के विश्लेषणों से भी जुड़े रह सकें। अगर आपके कोई प्रश्न है या आप किसी विशिष्ट विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी में हमें अवश्य बताएं।